नमस्कार। हिंदी दिवस के मौके पर आयोजित विशेष चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और उसके बाद से 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह हर आंचलिक, हर क्षेत्रीय भाषा को अपने साथ लेकर चलती है। यही वजह है कि हर प्रदेश में हिंदी का अलग अलग स्वरूप दिखता है। जैसे असम की हिंदी में असमिया के शब्दों का प्रयोग कस के होता है, जम के होता है। उसी तरह अगर आप पंजाब में चले जाएं तो पंजाबी के शब्दों का उपयोग हिंदी में होता है। दक्षिण के राज्यों में चले जाएं तो दक्षिण के भाषाओं के जो शब्द हैं वह हिंदी में प्रयोग होते रहे। हिंदी का यह स्वभाव है कि वह सभी भारतीय भाषाओं को एक साथ लेकर चलती है और भारतीय भाषाओं के शब्दों को लेकर अपने शब्दकोश का लगातार विस्तार करते जाती है। यही वजह है कि आज पूरे देश में और विदेश में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की जाती है। असम में भी विभिन्न स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है और बड़ी संख्या में बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी अब कैरियर की भी भाषा बन चुकी है। और यही वजह है कि हिंदी के महत्व को देखते हुए ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि यदि सभी भारतीय भाषाएं नदी हैं तो हिंदी महानदी है। इतना ही नहीं, प्रख्यात असमिया साहित्यकार लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने अपने एक लेख में लिखा है कि असम में असमिया सीखने के बाद यदि किसी भाषा को सबसे पहले सीखने की ज़रूरत है तो वह भाषा है हिंदी, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा समझी और बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी सहज भाषा है और बोलचाल की भाषा और लिखने की भाषा में अंतर है, लेकिन जब बोलचाल की हिंदी होती है तो उसे सहज रूप में स्वीकार किया जाता है। आज इस मौके पर हमारे साथ 3 विशिष्ट मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं, हिंदी पर बातें करेंगे और हिंदी में कविताएं भी सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ कवि एवं पत्रकार रविकांत नीरज हैं। उसके साथ ही हमारे साथ हैं श्रीमती कविता बेलिया जी, आप एक समर्थ कवित्री हैं। और हमारे साथ मेहमान के रूप में हैं डॉक्टर शर्मिला ताये, सहायक निदेशक हैं हिंदी शिक्षण योजना राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की तरफ से। तो आइए अब बात आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम के आरंभ में मैं रविकांत नीरज जी से आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम का आगाज वो एक गीत के साथ करें। नीरज जी। धन्यवाद। एक गीतिका है, हिंदी पर ही है जी। आवाज उठी हर कोने से, हिंदी को कहे गांधी। वाह। आवाज उठी हर कोने से, हिंदी को कहे गांधी। कहने का क्या अर्थ रहा जब चली विदेशी आंधी। बहुत सही। आवाज उठी हर कोने से, हिंदी को कहे गांधी। अर्धशती तो बीत गई, कोड़ हुई जज्बात यहाँ, गूंगी आजादी की रस में सदा लगाती घात जहाँ। अंग्रेजी में भाषण झाड़े
बन जाते हैं विचारक। माँ की लाज न रखने वाले ऐसे हैं संघारक। वाह, ऐसे हैं संघारक। सारी सृष्टि लील न पाए ऐसा करते हैं प्रचार। सारी सृष्टि लील न पाए ऐसा करते हैं प्रचार। बहिष्कार की आंधी ने तोड़ दिए उनके विचार। मैं काले का फोड़ा टीस मारता है हरदम। मैं काले का फोड़ा टीस मारता है हरदम। पुत्र अनोखा पैदा करके, पुत्र अनोखा पैदा करके हाँफ रही माँ बेदम। राष्ट्रभक्ति के भाव जगा कर करे उसे निष्काम। राष्ट्रभक्ति के भाव जगा कर करे उसे निष्काम। दक्षिण पूरब को अगवा कर करे अनोखा काम। अपनी माटी भाषा से ही, अपनी माटी भाषा से ही संभव है उत्थान। अपनी माटी भाषा से ही संभव है उत्थान। कोटि कोटि कंठों से निकले प्यारा हिंदुस्तान। कोटि कोटि कंठों से निकले प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। आवाज उठी हर कोने से, हिंदी को कहे गांधी। वाह वाह नीरज जी, हिंदी को कहें गांधी। बहुत ही प्यारी कविता आपने यहाँ पर प्रस्तुत की, और जिस तरह से जो हिंदी का चरित्र रहा है सबको साथ लेकर चलने का, और हिंदी के जो कई महाकवि हुए हैं उनमें से रामधारी सिंह दिनकर हैं। उनकी 4 पंक्तियाँ हैं। पीसा जाता है जब चक्षुदंड, पीसा जाता है जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी सहती है जब प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। माने एक साधना, एक तपस्या, उसके बाद ही फल प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हिंदी की समर्थ कवि हैं श्रीमती कविता बेड़िया जी, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक कविता आपकी तरफ से हो जाए। धन्यवाद रवि जी। इस वक्त हिंदी के इस कार्यक्रम में कुछ बोलूं तो जुबान थर्राती है, हृदय आक्रोश से भरा जाता है। चारों तरफ जैसा वातावरण है, जो अव्यवस्था और अराजकता समाज में फैली है, उसको देखती हूँ तो ईश्वर से अपना आक्रोश व्यक्त करती हूँ। एक प्रश्न करती हूँ जी भगवान नीलकंठ से। जी। नीलकंठ सुन रहे हो?
नीलकंठ सुन रहे हो? सागर मंथन के बाद देवों ने जो विष का प्याला समर्पित किया था तुम्हारे देवत्व को। सागर मंथन के बाद जो विष का प्याला देवों ने समर्पित किया था तुम्हारे देवत्व को। विषपान के समय गर्व से उन्मत्त हो तुम समझा रहे थे कि वह संपूर्ण हलाहल तुम्हारे हलक में उतरा। क्या किसी ने नहीं देखा? क्या किसी ने नहीं देखा? प्याले से टपकता बूंद बूंद विष किस कदर फैल गया था धरती माँ के आंचल पे। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या किसी ने नहीं देखा? प्याले से टपकता बूंद बूंद विष किस कदर फैल गया था धरती माँ के आंचल पे। और क्या तुम नहीं जानते कि वही विष युगों युगों से लहू बनकर बहता है मानव जाति के तन में। कितनी छलना है जीवन में। पर अब शक होता है, पर अब शक होता है कि गर्व से उन्मत्त हो अपनी माया के बल पे तुम नीलकंठ कहलाए जरूर। वाह। अपनी माया के बल पे तुम नीलकंठ कहलाए जरूर, पर विषपान तुमने किया ही नहीं। वरना सारे समाज में व्याप्त इतना विष आया कहाँ से? घृणा, हिंसा और अविश्वास का ये जहर हमने पाया कहाँ से? ये जहर हमने पाया कहाँ से? क्या बात। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है और शिव के माध्यम से आपने सवाल उठाया है। तो दर्शकों, अभी आपने दो अलग अलग मुद्राओं की, अलग अलग रस की कविता सुना। हिंदी में की कई विशेषताएं हैं, हिंदी में कई तरह के रस हैं साहित्य में, या कविता की बात करें, कहानियों की बात करें, और हिंदी में जो मुहावरे हैं उनका भी बड़ा अनोखा प्रयोग होता रहा है और अनोखा प्रभाव होता रहा है। नीरज जी, अगर हम बात करें कि गले मिलना और गले पड़ना, कितना अंतर हो जाता है उसमें, हैं? और गाल फुलाना, गले लगना और गाल फुलाना, दो बिल्कुल विपरीत स्थिति हो जाती है। उसी तरह गाल बजाना, बिना मतलब का बक बक करते रहना, या फिर गाल का गुलाबी हो जाना। तो ये सारी विशेषताएं हिंदी के साथ रही हैं मुहावरों का, और ये सभी क्षेत्रीय भाषाओं में मुहावरों का प्रयोग हुआ है। लेकिन इन दिनों मुहावरों का प्रयोग कम होता जा रहा है लेखन में और बातचीत में भी। पहले लोग हर बहुत बड़ी बात एक मुहावरे के माध्यम से कह देते थे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदी में हास्य व्यंग्य भी काफ़ी कुछ लिखा गया है। हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ताये जी की तरफ चलते हैं और जानते समझते हैं, चूँकि वो हिंदी शिक्षण योजना से जुड़ी हुई हैं और शिक्षकों को और दूसरे लोगों को हिंदी पढ़ाती भी रही हैं, तो उनके क्या संस्मरण हैं हिंदी के बारे में। तो शर्मिला ताये जी, हम लोगों से अपना संस्मरण शेयर कीजिए। जी महोदय, सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों, हिंदी प्रेमियों और भारतवासियों को मैं उनका नमन करना चाहती हूँ और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि सर, ये जो क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र, ये बहुभाषी क्षेत्र है और हिंदीतर भाषी क्षेत्र हैं। और यहाँ के जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों में लगभग 220 से भी अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। जी। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ की जो भाषा है, भाषाई परिवार की दृष्टि से यहाँ की जो भाषा है ये 3 परिवारों से संबंधित हैं, जिसमें भारतीय आर्य भाषा, आग्नेय भाषा और चीनी तिब्बती परिवार की भाषा से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में चूँकि ये जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ये अपनी भौगोलिक दृष्टिकोण की वजह से भी, विषमता की वजह से भी, जो राष्ट्रीय मुख्यधारा है या हमारे राष्ट्र के अन्य राज्य हैं, उनसे यह भिन्न राय पृथक रहा है और कई वर्षों तक असमिया यहाँ की संपर्क भाषा के रूप में रही है। जी। और
समय के साथ साथ कालांतर में हमने देखा है कि अब हिंदी भी यहाँ की एक मुख्य संपर्क भाषा के रूप में उभर रही हैं। इसके कई कारण हैं। मैं प्रशिक्षण से जुड़ी हुई हूँ और मेरा जो अनुभव है इस पथ पर, हिंदी प्रचार प्रसार के पथ पर, बहुत ही सुखद रहा है। हालांकि हिंदी की जो स्थिति है, मैं अगर अभी की बात करूं और मैं अगर प्राचीन समय की बात करूं तो हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही श्रीमंत शंकर देव जी के जो उनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं के माध्यम से उनके जो नाट्य हैं और उनके जितने भी कहानियाँ, जो गीत हैं, उनके गीतों के माध्यम से भी हिंदी का प्रचार एक तरह से हुआ है, क्योंकि ब्रज भाषा, हाँ जी, ब्रजावली जो भाषा है, हाँ जी, ब्रजबुली या ब्रजावली, इसके माध्यम से हिंदी का एक तरह से यहाँ पे प्रचार हुआ है, जिसमें असमिया और मैथिली का मिश्रण है। और फिर आगे चलकर जब महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे, उस समय उन्होंने हरिजन सभा की स्थापना के लिए जब यहाँ पूर्वोत्तर भारत आए थे, तो उस समय वास्तविकता, अगर हम कह सकते हैं, वास्तविक रूप से हिंदी का पदार्पण हुआ है 1934 में, जब स्वतंत्रता सेनानी श्री गोस्वामी जी, पीताम्बर दास गोस्वामी जी, हाँ जी, पीताम्बर देव गोस्वामी जी, उनके आग्रह पर गांधी जी ने राघव दास जी को यहाँ भेजा था हिंदी के प्रचार के लिए। और आज हम देखते हैं सर कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, जो पूर्वोत्तर में जो केंद्र विश्वविद्यालय हैं, इनमें से 9 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। सभी राज्यों के, कई ऐसे राज्य हैं जिनके विश्वविद्यालयों में भी हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, और शोध भी हो रहा है, अनुसंधान भी कर रहे हैं जी, और बहुत सारे विषयों पर। और यहाँ ये भी है कि शोध केवल ऐसा नहीं कि यहाँ की जो भाषाएं हैं इनको भी साथ लेकर शोध हो रहा है, तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, शोध हो रहा है। और जहाँ तक मैंने अपने कार्यक्षेत्र में देखा है, क्योंकि मेरा जो कार्यक्षेत्र है उसमें जितने भी जो केंद्र सरकार के अधीन, नियंत्रणाधीन कार्यालय हैं, वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को हिंदी में प्रशिक्षण दिया जाना है। तो मैंने ये पाया है कि यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, वे इसलिए प्रशिक्षण नहीं पा रहे हैं कि ये एक राजभाषा नीति है और उनको अपने सेवा काल में ये प्रशिक्षण प्राप्त करने, बल्कि उनकी अपनी व्यक्तिगत रुचि भी है, क्योंकि वे समझते हैं, जानते हैं कि यदि स्वयं को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना है तो फिर हिंदी एक सहायक भाषा के रूप में काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छे अनुभव मिले हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पे हिंदी का समर्थन करते हैं, ये मैंने देखा है सर। नहीं, ये चीज़ आपने बहुत सही कही जी, कि पूर्वोत्तर में और ख़ास करके असम में हिंदी का प्रचलन काफ़ी दिनों से है। और असम के लोग जो हिंदी बोलते हैं, जिसको हम लोग बातचीत में असमिया हिंदी बोलते हैं, जैसे अरुणाचली हिंदी है, हाफलंग की हिंदी है, मेघालय की हिंदी है, तो उसमें उस प्रदेश या उनकी भाषा के जो शब्द हैं वो हिंदी में प्रयोग होते हैं और वो सब उसको समझते हैं। अब जो फूलों के नाम हैं, जो हिंदी में फूल है, और फिर जो असमिया में जो वही दूसरे नाम है, तो उनको लोग, यहाँ के लोग आराम से समझ लेते हैं। और इसका प्रयोग आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे याद है कि मैं एक हिंदी दिवस को ही ध्यान में रखकर एक गांव गया था, कलितापाड़ा गांव। वो कामरूप रूरल और दरंग जिले के सीमा पर स्थित है, कामरूप रूरल में है, कलितापाड़ा गांव का नाम है। उस गांव में मैं गया तो मुझे लगा कि एक सामान्य हिंदी का जैसे प्रोग्राम होता है वो होगा, स्कूल ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो बिल्कुल तोरण द्वार बना हुआ है और मुख्य द्वार से ही लोग गाजे बाजे के साथ अतिथियों को लेकर अंदर गए, और बड़ा सा मंच है और बड़े से मैदान में आयोजन हो रहा, और पूरे गांव के लोग, वो पूरी तरह से असमिया भाषी गांव है, पूरे गांव के लोग उस कार्यक्रम में, बच्चे ही नहीं, बच्चे के अभिभावक, गांव के भी लोग, उस गांव के जो पंचायत के जो अध्यक्ष थे वो भी मंच पर बैठे हुए हैं, और सारे लोग अपने अपने तरीके से हिंदी में बात कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आपके गांव में इतने हिंदी के लिए इतने लोग जुटे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव को सबसे अधिक लाभ जो है
हिंदी भाषा सीखने से हुआ है। हमारे बहुत से बच्चे हमारे गांव के हिंदी शिक्षक हैं, या जब वो बाहर में जाकर नौकरी कर रहे हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो वो ये एक संदर्भ रहा है, और खास करके जब रोजगार की भाषा हिंदी बन चुकी है। अभी देखिए, आप तो शिक्षण से जुड़ी हुई हैं और राजभाषा से, कि अनुवाद के क्षेत्र में कितना काम बढ़ा है, कितनी ज़रूरतें बढ़ी हैं। असमिया से हिंदी अनुवाद, हिंदी से असमिया अनुवाद, और अब डिप्लोमा कोर्स भी मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, और वो जो मान्यता है हिंदी शिक्षक, और इस तरह से करके आप गुवाहाटी विश्वविद्यालय चले जाइए, वहाँ पर हिंदी सीखने वाले ज़्यादातर बच्चे अहिंदी भाषी हैं। तो वो इसलिए भी है कि एक आग्रह, एक कैरियर बढ़ा है। और अब हम लोग बात करते हैं, अब जैसे हिंदी में व्यंग का भी एक बड़ा सार्थक प्रयोग होता रहा है, और हिंदी में जो व्यंग रस है, मुझे याद है कि कोरोना के समय जो स्थिति थी, कोरोना इफेक्ट, उस पर एक छोटी सी कविता है कि वे दोस्त हैं मिलते थे तपाक से, वे दोस्त हैं मिलते थे तो तपाक से हाथ मिलाते थे और गले लगाते थे। अब 2 गज की दूरी बनाकर सिर्फ आंखों से बात होती है। मुस्कान देखे तो अरसा बीत गया, मुस्कान देखे तो अरसा बीत गया, बीच में मास्क का पर्दा आ गया। क्या बात है। मुस्कान देखे तो अरसा बीत गया, बीच में मास्क का पर्दा आ गया। कैसा युग आ गया है, बड़ों के चरण स्पर्श पर भी रोक लग गई है। क्या बात, बिल्कुल, बहुत खूब। कैसा युग आ गया है, बड़ों के चरण स्पर्श पर भी रोक लग गई है। दूर से ही हाथ जोड़कर नमन कर लेते हैं, दूर से ही हाथ जोड़कर नमन कर लेते हैं। जिसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, जिसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, वह दिन में कई बार अल्कोहल वाला सैनिटाइजर लगाकर घूमता है। अब वह दिन में कई बार अल्कोहल वाला सैनिटाइजर लगाकर घूमता है। कभी पिया ही नहीं लेकिन सैनिटाइजर की बदबू, कभी पिया ही नहीं लेकिन सैनिटाइजर की बदबू की सूंघ बगल वाला भी शराबी समझता है। ये मतलब त्रासदी है। अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात तो दूर, अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात तो दूर, हाल ये है कि अस्पताल में भर्ती अपनों से भी मिलना जुलना नहीं होता है। ये जो विडंबना उस समय की थी। यदि कोरोना की वजह से बाप गुजर गया तो बेटा चाह कर भी अर्थी को कंधा नहीं दे पाया। तो रिश्तेदार दूर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से श्राद्ध में भाग लेते हैं, वर्चुअल श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल मानना जरूरी हो गया है। अकेले होने का खतरा बढ़ गया है, अवसाद निराशा बढ़ गई है, इसलिए बाहर की दुनिया को देखना जरूरी हो गया है। 2 गज की दूरी ही सही, लेकिन सारे दोस्तों का मिलना और मिलकर ठहाका लगाना जरूर हो गया है। कोरोना से लड़ना लेकिन डरना नहीं है, अब तो कोरोना के साथ ही जीना है। यह एक स्थिति थी उस समय जिसका मैंने यहाँ पर उल्लेख किया। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं रविकांत नीरज जी की तरफ जाता हूँ और उनसे एक कविता सुनाने का आग्रह करता हूँ। नीरज जी लंबे समय से आकाशवाणी के साथ जुड़े भी रहे और आकाशवाणी में उद्घोषक के रूप में एक लंबा कार्यकाल इनका रहा, और इनकी आवाज़ और अनुवाद के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी काम किया। यहाँ असमिया गानों का या गीतों का हिंदी में इन्होंने काफ़ी अनुवाद किया है और कई फिल्मों में इनके गाने लगाए गए हैं, बजाए गए हैं। तो नीरज जी आपसे आग्रह है कि एक कविता सुनाएं। एक कोरोना की वो इन्होंने वो ये चर्च की, तो जी मुझे अपने मित्र मंगलेश डबराल की याद आती है जी, जो कि मैं उस समय वहीं पे था दिल्ली प्रवास में, तो उनके दफ्तर में ही जो है मैंने एक नवगीत लिखा था जी। तो मैं सोचता हूँ जो अब तो वो बेचारे चले गए, कोरोना उनको जी लील गया। हाँ, तो एक नवगीत है,
सुनाइए सुनाते हैं। एक मुट्ठी धूप लिए चल रहा नंगे पाँव, जादुई समय का छाँव। एक मुट्ठी धूप लिए चल रहा नंगे पाँव, जादुई समय का छाँव। रेतीले मन का अपना तो बिरवा गाँव, एक मुट्ठी धूप लिए चल रहा नंगे पाँव, जादुई समय का छाँव। धर्म की पगडंडी सकरी सख्त सी, क्या पंक्ति है। धर्म की पगडंडी सकरी सख्त सी, संभल कर चले हम हर सुबह अनछुई सी। लहू के धार में बहते अपने कंपन सहते, लहू के धार में बहते अपने कंपन सहते, नसीले मन का लहरों में ठहरा पाँव, एक मुट्ठी धूप लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। नशीले मन का लहरों में ठहरा पाँव, एक मुट्ठी धूप लिए चल रहा नंगे पाँव, जादुई समय का छाँव। कागजी मुहरों में नीलाम बस्तियाँ, पखवाड़े धूप सहें गीली अस्थियाँ। गीली अस्थियाँ। कागजी मुहरों में नीलाम बस्तियाँ, पखवाड़े धूप सहें गीली अस्थियाँ। जिंदगी की सार कहते सपने रुंझुन बजते, सपने रुंझुन बजते, क्या पंक्ति है। जिंदगी की सार कहते सपने रुंझुन बजते, जहरीले तन का आधा अधूरा गाँव, एक मुट्ठी धूप लिए चल रहा नंगे पाँव, जादुई समय का छाँव। और एक जो है अंतिम बंद है ये जी, इसका कोमलांगी स्वरूप देखिए। अंजुरी भर नूर, नूर आंसू, अंजुरी भर नूर, अंजुरी जी, अंजुरी भर नूर दुधिया भोर, अंजुरी भर नूर दुधिया भोर, पत्तों की सरसराहट में मीठा मीठा शोर, अंजुरी भर नूर दुधिया भोर, पत्तों की सरसराहट में मीठा मीठा सुर। हवा के स्पंदन से, हवा के स्पंदन से सिहर उठता मन, हवा के स्पंदन से सिहर उठता मन, लजाई भोर की छुअन पा लौट आता गाँव अपने ठाव अपने छाँव, लजाई भोर की छुअन पा लौट आता गाँव अपने ठाव अपने छाँव, एक मुट्ठी धूप लिए चल रहा नंगे पाँव, जादुई समय का छाँव। वाह, बहुत अच्छा नीरज जी, इतनी मासूम और इतने कोमल शब्दों का आपने प्रयोग किया है और किन प्रतीकों का प्रयोग किया है। प्रकृति के साथ जो व्यथा है, मानवीय या सामाजिक व्यथा है, उसको आपने रेखांकित किया है
और एक छोटा सा मैं कविता जी से आग्रह करूंगा कविता पढ़ने के लिए। उसके पहले कुछ पंक्तियां, कुछ बिंबों का मैंने इसमें प्रयोग किया है। छोटी सी कविता है कि बंदूक से सत्ता तो पाया जा सकता है। क्या बात। बंदूक से सत्ता तो पाया जा सकता है, आतंक बरपाया जा सकता है, लाशों का बथान खड़ा किया जा सकता है, लेकिन संवेदना के सुर तो वीणा और बांसुरी से ही निकलेंगे। बंदूक और वीणा में वही अंतर है जो कुरुक्षेत्र और मथुरा में। क्या प्रयोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संवेदना के सुर तो वीणा और बांसुरी से ही निकलेंगे, बंदूक और वीणा में वही अंतर है जो कुरुक्षेत्र और मथुरा में है। क्या बात। मुझे नहीं आती बंदूक की भाषा, मुझे नहीं आती बंदूक की भाषा, आई ने कभी नहीं बताया और ना ही देवता ने कभी समझाया हिंसा की भाषा। मैंने देवता से पूछा था, मैंने देवता से पूछा था जिंदगी का मतलब, उन्होंने बिना कुछ कहे थमा दी थी मेरे हाथों में अपनी पुरानी बांसुरी, अपनी पुरानी बांसुरी। इससे बड़ी बात क्या। कुछ बिंबों का प्रयोग हुआ है और अब मैं एक बार फिर से कविता जी से कविता सुनाने का आग्रह करता हूं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हिंदी पखवाड़े पर हिंदी की कोई एक व्यथा नीरज जी ने कही थी, पर अपने शब्दों में मैं कुछ हिंदी की व्यथा आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। कहते हैं माँ और बेटी का जो वार्तालाप होता है वो सबसे गहन और अंतर्मन को छूने वाला होता है। उसी को रूपक के तौर पे मैंने इस्तेमाल किया है। हिंदी मायके में जी, मायके में अपने जब हिंदी अपनी व्यथा कहती है, मायके में अपने जब हिंदी अपनी व्यथा कहती है तो माँ भारती की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती है। माँ हिंदी कहती है, माँ अपने ही लोगों के बीच मैं अक्सर छटपटाती हूँ, अंग्रेजी की भीड़ में जब अपने को अकेला पाती हूँ। पहले संस्कृत, पाली और प्राकृत के साथ मैं स्वच्छंद विचरा करती थी। पहले संस्कृत, प्राकृत और पाली के साथ मैं स्वच्छंद विचरा करती थी। बचपन से जवानी की उन घड़ियों में अटखेलियाँ करती थी। मुझे याद है जब 1950 के आसपास, 49-50 के आसपास तुमने मुझ लाडली को दुल्हन बनाया था। करोड़ों देशवासियों की स्वीकृति से मेरा घर बसाया था। तुमने सोचा था कि तुम्हारी आँखों के सम्मुख हंसती मुस्कुराती जीवन बिताऊंगी और अपने गौरवशाली होने का अमिट इतिहास रचाऊंगी। पर हाय, तूने भी कहाँ सोचा था अपने ही देश, अपने ही घर में किसी विदेशी बला को उपस्थित पाऊंगी और जीवन भर उसके हाथों पद्दलित होके अपना गौरव गंवाऊंगी। मेरे घर के वातावरण को ही नहीं, अगली पीढ़ी को भी इसने अपना अनुगामी बना डाला। मेरी आशाओं और मेरे संस्कारों को भी कितना पंगु बना डाला। मेरे उठने, बैठने, खाने, पीने सभी पर इसका कठोर शासन है जी। क्या बताऊं माँ, सांस लेने पर भी कितना अनुशासन है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनकर इसने खूब नाम कमाया है। अंग्रेजी ने अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनकर इसने खूब नाम कमाया है, पर माँ दूसरों को पद्दलित करना इसे किसने सिखाया है। अपने देश, अपने ही घर में मैं इसे सह नहीं पाती हूँ और अपनी लाचारी पर माँ 8-8 आंसू बहाती हूँ। माँ, अपनी व्यथा का बखान मैं तुमसे नहीं तो किससे करूँ।
इस पीड़ा के भवसागर को तुम ही बताओ कैसे तरूं। माँ का जवाब आता है, सच कहती हो बेटी, वर्षों की गुलामी का असर मुश्किल से मिटने वाला है। इतने वर्षों बाद भी तेरे घर में अंग्रेजी का बोलबाला है। पर तू हताश ना होना बेटी, पर तू हताश ना होना बेटी, अच्छे दिन जरूर आएंगे। पर तू हताश ना होना बेटी, अच्छे दिन जरूर आएंगे। तेरे ही अनुयायी तुझे UNO तक पहुंचाएंगे। देश विदेश में जल्द ही तेरा सम्मान होगा। हिंदी सीखने पढ़ने का विश्व भर में आह्वान होगा। लाडली तब तू रानी बनेगी, लाडली तब तू रानी बनेगी। बरसों से अवहेलित है, तब तू महारानी बनेगी। बेटी तब तू महारानी बनेगी। और अब हिंदी की जो स्थिति है और जो हिंदी जिस ढंग से बढ़ रही है और हिंदी का जिस ढंग से प्रयोग हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ में अब हिंदी पहुंच चुकी है, वहाँ के जो समाचार बुलेटिन जारी होते हैं उसमें हिंदी भी शामिल हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी ने अपने परचम फैलाए हैं। और चूँकि हिंदी बाज़ार को भी हिंदी की ज़रूरत है, इसलिए कई देशों में हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी सिखाने के लिए विशेष कक्षाएं चल रही हैं विदेश में, ताकि उनका बाज़ार, उनका कारोबार भारत में बढ़ सके। और हिंदी के कई उपकरण आ चुके हैं, कई ऐप आ चुके हैं। और शर्मिला जी से मैं आग्रह करूंगा कि जो हिंदी में नए नए उपकरण आ गए हैं, ऐप आ गए हैं, उनमें क्या है। और अब सरकारी कार्यालय में भी और आम लोगों के लिए भी अब आप अपने मोबाइल में भी आराम से हिंदी या दूसरी असमिया या दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं टाइप कर सकते हैं। तो कैसे अब काम करना आसान हो गया है हिंदी में? जी महोदय, अभी हिंदी में काम करना बहुत आसान हो गया है। कार्यालयीन क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा मोबाइल ऐप लीला राजभाषा इसका निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से 15 भाषाओं के माध्यम से आप स्वयं शिक्षण सीरीज है, ये एक तरह से आप हिंदी स्वयं सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुवाद और टंकण के क्षेत्र में भी बहुत सारे नए उपकरण आ चुके हैं, सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जैसे कंठस्थ 2.0 ये भी राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा है निर्मित किया गया है, जिसके माध्यम से अनुवाद का जो कार्य है इसमें कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त मंत्र राजभाषा, प्रवाचक राजभाषा और ई सरल शब्दावली और ऐसे कई सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से अब कार्यालयीन कार्य करना बहुत आसान हो गया है। एक समय था जब हमें परेशानी होती थी, क्योंकि कुछ जितने भी अनुवादक हैं, अनुवादकों की संख्या भी कम थी। लेकिन अब जिन कार्यालयों में अनुवादक नहीं है, हिंदी के अनुवादक नहीं है, वहाँ पर भी इन सभी उपकरणों के माध्यम से, इन सभी सॉफ्टवेयरों के माध्यम से अभी कार्य किया जा रहा है। कार्यालयीन कार्य के अलावा भी यदि कोई इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं या अपने कोई इस तरह के अनुवाद या इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये सारे ऐप अभी बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गए हैं सर। अब नहीं, अभी देखिए ना मोबाइल पर ही देखिए कि आप हिंदी में बोलेंगे तो वो हिंदी में टाइप होता चला जाएगा, आप असमिया में बोलेंगे तो वो असमिया में टाइप होता चला जाएगा। आप उसको कॉपी करके फिर उपयोग कर सकते हैं। और मोबाइल में आपको अपनी भाषा में मैसेज टाइप करना है तो उसका फॉन्ट बदल दीजिए, वो गूगल में भी ये सुविधा दी गई है। तो आप चाहिए तो एक बटन दाबिए तो वो हिंदी या असमिया जिसमें आप करना है कर लीजिए, दूसरा बटन दाबिए तो फिर अंग्रेजी में कर सकते हैं। इतना सहज अब हो गया है कि आप नहीं लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप बोलते जाइए, वो बस उसमें यह है कि आपको करेक्शन की, संशोधन की ज़रूरत होगी, उसको एक बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है और फिर शुद्ध करना पड़ता है उसको, क्योंकि आप सीधा गूगल से जो अनुवाद करते हैं उसमें कई बार ये होता है कि जैसे किसी ने
कोई महिला मंदिर जा रही है वाटर लेकर और आपने गूगल में मार दिया तो हो सकता है कि वो वाटर का अनुवाद पानी कर दे। तो वहाँ पर प्रसंग देखना जरूरी होता है कि मंदिर जाते समय पानी का प्रयोग होता है या जल का प्रयोग होता है, अनुवाद सही। तो ये सारी मुख्य चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है। अदरवाइज अब तो बात करने में आप कुछ भी आप इन तकनीकों का उपयोग और आप अब हर हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल का प्रयोग आप अपनी भाषा में, अब कोई ज़रूरत नहीं है कि रोमन लिपि में आप उसका उपयोग करें, आप देवनागरी लिपि में आराम से अपने मोबाइल पर टाइप कर सकते हैं और ये सीखने की चीज़ है। और रवि जी इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद जी ये एक मन में एक सवाल कौंधता है कि अभी तक ये राजभाषा क्यों है, राष्ट्रभाषा का मतलब इसे दर्जा क्यों नहीं, इसे मान्यता कब मिलेगी, या कुछ ऐसी मतलब कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, निश्चित रूप से वो चूँकि कई प्रदेशों में ये है कि इतने प्रदेशों के विधानसभा से उसको पारित कराना होगा। लेकिन उस दिशा में लगातार प्रयास भी चल रहा और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है और कई शब्द तो मिलते हैं। असमिया के शब्द, हिंदी के शब्द आप देखिए। मैं बेंगलोर गया तो मैं वहाँ पर कार चालक से बात कर रहा था तो मैंने कुछ, मेरी कोशिश रहती है मैं जहाँ भी जाता हूँ बोलचाल के कुछ शब्द सीखने का, तो मैंने उसमें गूगल की मदद से कि किसी को धन्यवाद देना है तो क्या बोला, तो उसमें धन्यवादा आकार का प्रयोग होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उसमें एक और कर दीजिए कि धन्यवादा गड़ऊ, माने धन्यवाद जी, नमस्कार जी, इस तरह के प्रयोग। तो और ये मुझे लगता है कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अनुवाद के क्षेत्र में उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो एक और चीज़ें हैं कि एक और प्रयोग है, एक छोटा सा प्रयोग है कि उग आए हैं। आज लोग बोलते हैं ना कि गुवाहाटी में बहुत गर्मी है, लगातार अब रात भी ठंड नहीं हो रही है बारिश के बावजूद। तो उसका एक कारण मैंने तलाशने की कोशिश की है कि उग आए हैं कंक्रीट के जंगल, पेड़ सारे तो काट डाले। उग आए कंक्रीट के जंगल, पेड़ सारे तो काट डाले, यही ज्वलंत सवाल था चिड़ियों की आपातकालीन बैठक में। क्या बात है, फिर से पढ़िए बहुत अच्छी। उग आए हैं कंक्रीट के जंगल, पेड़ सारे काट डाले, यही ज्वलंत सवाल था चिड़ियों की आपातकालीन बैठक में। क्या बात है। समस्या जगह की नहीं, सवाल जगह निकालने का था। समस्या जगह की नहीं, सवाल जगह निकालने का था और उसने सुझाया था समाधान का सूत्र कि खाली पड़े घरों के रोशनदानों पर कब्जे करेंगे, क्योंकि उन्होंने पेड़ सारे तो काट डाले, घोंसले कहाँ बनाएंगे। तो खाली पड़े घरों के रोशनदानों पर कब्जा करेंगे। अब घोंसला नहीं कैंप लगाएंगे, अब घोंसला नहीं कैंप लगाएंगे, जहां गर्भवती मादाएं आकर अंडे देंगी और चूजे के बड़े होते ही उड़ जाएंगे आकाश में। बंदरों ने तय कर लिया है, मनुष्य ने काट डाले हैं सारे पेड़, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इसलिए हम भोजन के लिए गुरिल्ला युद्ध करेंगे, लोगों के घरों पर धावा बोलेंगे, उनकी रसोई से उठा लाएंगे जो कुछ भी मिलेगा, बर्बाद कर दिया हमारा आशियाना, हम भी उजाड़ देंगे उनके किचन गार्डन को। बर्बाद कर दिया उन्होंने हमारा आशियाना, तो हम भी उजाड़ डालेंगे उनके किचन गार्डन को। वे डराएंगे तो हम भी दांत दिखाएंगे, वे डराएंगे तो हम भी दांत दिखाएंगे, वे मारेंगे तो हम भी काटेंगे। वे समूह में रहते हैं, हम समूह में रहते हैं, वो अकेले हो रहे हैं। इस बिंब को ध्यान दीजिएगा, हम समूह में रहते हैं, वे अकेले रहते हैं, वे अकेले हो रहे हैं, इसलिए उनको हराना आसान है। बैठक के दूसरे ही दिन मैंने महसूस किया कि मेरे वीरान छज्जे पर चिड़ियों की आवाजाही कुछ दिनों से बढ़ गई है। सुनी गई चूजों की चींची करती आवाज़, सुनी गई चूजों की चींची करती आवाज़। तो कुल मिलाकर आज के
इस कार्यक्रम में हम लोगों की सबसे बड़ी विशेषता इस कार्यक्रम की ये रही कि इसमें कविता, गीत और अलग अलग भाषाएं, अलग अलग शब्दों, अलग अलग बिंबों का प्रयोग और शर्मिला जी ने अपने अनुभव को हमारे साथ बांटा और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से पूर्वोत्तर में हिंदी आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के साथ मिलकर चल रही है। क्षेत्रीय भाषाओं से अनुवाद हो रहा है हिंदी में, हिंदी से क्षेत्रीय भाषाओं में लगातार अनुवाद हो रहा, शोध हो रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन हो रहे हैं। कभी हिरेंद्र भट्टाचार्य जी और नागार्जुन की कविताओं का तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, तो कभी पूर्वोत्तर पर लिखा गया हिंदी साहित्य पर शोध हो रहा है, खासी और हिंदी पर शोध का काम चल रहा है। खासी में या गारो भाषा में जो रामायण लिखी गई हैं उन पर बातचीत चल रही है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चलती रही हैं और लगातार बातें आपस में, एक संपर्क भी बढ़ रहा है और आपस में एक लगातार शब्दों का जो एक भाषाई समन्वय के साथ वो आगे बढ़, हिंदी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और बढ़ रही है, ऐसी आशा की जा सकती है। नहीं, और जब तक काम की, जैसे जो वैसी भाषाओं के संकट है जिनका प्रयोग नहीं हो रहा, लगातार जब भाषाओं का प्रयोग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाषाएं, और अब चूंकि तकनीक ने विभिन्न भारतीय भाषाओं को भी उनकी परेशानी को का समाधान दिया है। अब फेसबुक पर आप देख लीजिए, असमिया में चीज़ें लिखी जा रही हैं, गूगल की मदद से ये हो गया है। हिंदी में तो पहले आ चुकी थी, अब असमिया में भी लगातार लोग लिख रहे हैं फेसबुक पर। तो ये जो क्षेत्रीय भाषा है और जो हिंदी है, उनके बीच जो एक संबंध एक गाढ़ा हुआ है और लगातार बातचीत होती रही है आपस में। तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविकांत नीरज जी आपको, कविता बेड़िया जी आपको और शर्मिला ताये जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे, फिर कभी। नमस्कार।